हेलो एवरीवन, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ मैं वो है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के मैंने आपको नोट्स भेजे थे। आई होप आपने देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा रही हूँ कि राइबोसोम एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो राइबोसोम होता है वो किसी भी सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक मतलब स्ट्रक्चर है राइबोसोम का जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। एक्चुअली जो सभी राइबोसोम होते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक में हो या प्रोकैरियोटिक में हो, तो वो क्या होते हैं, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है राइबोसोम। ठीक है, एक उसकी छोटी यूनिट होती है दैट इज़ स्मॉल सब यूनिट, और एक क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है जिसको कहते हैं लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि जो अमीनो एसिड्स की ये चेन है। ठीक है, एक अमीनो एसिड्स की ये चेन है, तो मतलब इनकी हेल्प से, एक्चुअली मैं इसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक बता रही हूँ कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, तो ये आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है कि एक सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट, और एक क्या होती है, लार्ज सब यूनिट होती है। इसी में ही आपके जो अमीनो एसिड की चेन लिंक्ड होती है, और मैसेंजर आरएनए भी इसमें मुख्य रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए इसमें मुख्य रोल प्ले करता है। तो ये मैं आपको कब बताऊंगी डिटेल, जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको इसमें समझाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर इसका समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जो मैंने अपने हाथ से खुद ड्रॉ किया था और आपको मैंने नोट्स में भेजा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए, ये है वो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको भेजा था आपके नोट्स के साथ। ये भी सेम उसी के तरीके का है जैसे हमने आपको अभी पिक में दिखाया। इसमें भी दो सब यूनिट्स हैं, एक है आपकी स्मॉल सब यूनिट्स ये वाली, और लार्ज सब यूनिट्स ऊपर वाली। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बना रखा है, और इन अमीनो एसिड्स की हेल्प से जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो हम आपको किसी सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि राइबोसोम होते क्या हैं। ठीक है, तो राइबोसोम है जो वो सेल में कहीं भी सेल में दो तरीके से पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक तो बाहर साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक आपको याद होगा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता था, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप्स पढ़े थे। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसकी सरफेस पे भी कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही उनको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब मैं आपको सेल में दिखाती हूँ कि राइबोसोम कहाँ पर कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेल में दिखाती हूँ मैं इसकी कंडीशन आपको, इसकी लोकेशन ये देखिए, ये आपकी एक सेल है, कोई सी भी सेल है ये। ठीक है, एक नॉर्मल सेल है, देख लीजिए। तो इसमें राइबोसोम आपको छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में दिख रहा है, ये वाला ये राइबोसोम है। एक आपको ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, इसकी सरफेस पे देखिए छोटे छोटे क्या हैं, ये छोटे छोटे राइबोसोम के डॉट्स हैं। ठीक है, राइबोसोम है ये। तो मतलब ये आपके साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है फ्रीली, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को देख लेते हैं सबसे पहले। तो देख लिया आपने, आपको आई होप आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और सेल में उसकी लोकेशन कहाँ पर है ये भी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा राइबोसोम के बारे में एक डिटेल मतलब थोड़ी सी एक डिटेल स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइबोसोम होता है वो सेल में क्या होता है, सिंगल बाउंड एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ रहता है, जो इसकी अपनी मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है,
तो इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? जॉर्ज फैराडे ने। किसने करी थी? जॉर्ज फैराडे ने। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जॉर्ज फैराडे ने इसकी क्या करी थी? सबसे पहले खोज करी थी। ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है वो दोनों सेल्स में पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ठीक है। ये जो होता है यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये मैं आपको डिटेल से तब स्टडी करेंगे इसकी, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। मतलब जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये क्या किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब आप बोलोगे कि आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी की उपस्थिति के कारण जो राइबोसोम है, कभी कभी हम इनको क्या कह लेते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। इन राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? इतने छोटे होते हैं ये कि इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। ठीक है। ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाता है। ठीक। ये प्लस ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर? ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? राइबोसोम। ठीक है। ये किस चीज़ से बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर। क्लियर? अब ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा। ठीक है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हरित लवक में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, हल्के फुल्के केंद्रक में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब राइबोसोम होते हैं जो, वो 2 टाइप्स के होते हैं। किस 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं? ठीक है। सबसे पहला है आपका ATS। सबसे पहला क्या है? ATS टाइप। यानी ये 2 टाइप के जो राइबोसोम है आपके, सबसे पहला है आपका ATS। सबसे पहला आपका ATS और सेकंड टाइप का आपका 70S। ठीक है। तो वो ये S क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये S क्या है? ये S एक यूनिट है। मतलब राइबोसोम को क्या कहेंगे इसको, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो उस टाइम इसकी एक यूनिट होती है, स्टेनबर्ग बोलते हैं इसको। तो ये उसकी एक ये यूनिट है, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है। इसको भी मैं आपको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे ढंग से तब बताऊंगी जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताऊंगी मैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या रखना है ध्यान में कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ATS टाइप, सेकंड इज़ 70S टाइप। ठीक है। तो ये जो ATS वाला है ये मतलब उच्च विकसित पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड सेल होती है ना, ये ATS उसमें पाया जाता है। ठीक है। और जो 70S वाला है वो बैक्टीरिया आदि इनमें पाया जाता है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 70S पाया जाता है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर? अब इसके कार्य। ठीक है। इसके कार्य क्या है? इसका मेन कार्य प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन हर किसी सेल के लिए, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन के कारण ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी जो सेल होती हैं वो रिपेयर होती हैं, जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चल रही होती हैं उनको मतलब अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन क्या है? एक इसेंशियल मॉलिक्यूल है। तो ये राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA,
एमिनो एसिड्स, ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आई होप आपको राइबोसोम भी समझ में आ गया होगा। और फिर से बता रही हूँ कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, कैसे कैसे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से लिंक होता है, कैसे अमीनो एसिड्स बनते हैं, टूटते हैं, क्या होता है, उस ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।